Hello students, today we will discuss about remaining part of 5th chapter, which is coal and petroleum. And in today's video we will discuss about the petroleum and where it is found, and when we found this petroleum, how can we refine this, and after refining, what are the products obtained from the petroleum, and what are their uses. And in relation to petroleum, we will also discuss about natural gas and its uses, as well as the how can we conserve, how can we preserve our fossil fuels, what are the methods by which we can conserve our fossil fuels for our future generations. Got it? So let's start our remaining part of the 5th chapter, which is petroleum. Dear students, as you know that petroleum, the word is made up of two words, which is petra plus oleum. Okay, petra means rock and oleum means oil. So petroleum is generally called as rock oil. Dear students, the rock oil means it is found between impervious rocks, and two impervious rocks, there are a hole or pore. This is called rock cap, and from this rock cap we can obtain our petroleum. Got it? And we know that if we know the source of petroleum, then we can drill, okay, by using the drilling machines, and by drilling a hole is generated, and from this hole petroleum can be extracted. Got it? तो होता क्या है कि जैसे हमें पता चल जाता है कि ये यहाँ पर पेट्रोलियम प्रेजेंट हो सकता है। जनरली पेट्रोलियम आपका सी बेड में प्रेजेंट होता है, वहाँ पर पाया जाता है ये पेट्रोलियम। और होता क्या है कि जैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आपके डिके हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी जमती चली जाती है, क्ले हो जाती है, सैंड हो जाता है, सॉइल जमती चली जाती है, फिर धीरे धीरे वो डेड ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो एक ऑयल में कन्वर्ट होते चले जाते हैं, और वो जो ऑयल होता है वो आपका सी बेड के ऊपर ही तैरता रहता है। और जैसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर पेट्रोलियम है, तो हम एक ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल करते हैं, और ड्रिलिंग से जैसे ड्रिलिंग करते हैं वैसे ही सबसे पहले गैस बाहर निकलती है, क्योंकि पेट्रोलियम के ऊपर एक नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है, क्योंकि गैस जो होती है वो हल्की होती है। तो सबसे पहले जब हम ड्रिल करते हैं, एक होल जनरेट करते हैं इम्परवियस रॉक के बीच में, तो वहाँ पर सबसे पहले नेचुरल गैस बाहर निकलती है, और इस नेचुरल गैस को हम इकट्ठा कर लेते हैं, और जो ऑयल मिलता है हमें, उसको हम एक एपरेटस या एक कंटेनर में भर लेते हैं, और इसके बाद इसका प्यूरिफिकेशन स्टार्ट होता है। होता क्या है कि जैसे हमें ये पेट्रोलियम मिलता है, वैसे ही हम पेट्रोलियम जिस फॉर्म में हमें दिखाई देता है, इसी फॉर्म में हमें पेट्रोलियम मिलता नहीं है। हम इसको रिफाइन करते हैं, इसकी इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं, और जो पेट्रोलियम होता है वो रिफाइन कैसे किया जाता है? व्हाट इज रिफाइनिंग? आप एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स फ्रॉम इम्प्योरिटीज को अलग कर देना, और इम्प्योरिटीज के अलग करने के बाद ये जो प्रोसेस है प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने का, obtaining pure substance from impurities is called refining. Got it? तो जो पेट्रोलियम होता है वो आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम होता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने कोल का कैसे किया था, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोल हमें मिला था, और ये जो पेट्रोल है वो हमें मिलता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो अब क्या हुआ कि हमें एक गाढ़ा लिक्विड मिल गया, ओके, और ये जो गाढ़ा लिक्विड होता है आपका, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट्स or due to presence of important parts which are very useful in various industries, therefore petroleum is called as black gold. ठीक है, petroleum is called as black gold. And dear students, you know that whenever we refine the petroleum, we have certain products which can be used in making detergents, okay, इन प्लास्टिक्स, और जो पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं पेट्रोकेमिकल्स। और ये जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं वो आपके बहुत यूज़फुल होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, प्लास्टिक बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, ओके, एंड सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में। देयरफॉर ये जो पेट्रोकेमिकल्स हैं ये आपके बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए हमें पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ता है। नहीं तो जिस फॉर्म में हमें पेट्रोलियम मिलता है उसी फॉर्म में हम यूज़ कर लेते। हम क्यों करते डिस्टिलेशन उसका? बिकॉज इट कंटेन्स सो मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स, सो वी हैव टू रिफाइन इट, ओके ओके। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट आर द प्रोडक्ट्स and their uses. When we use fractional distillation, dear students, what is fractional distillation? क्या होता है कि जब कोई लिक्विड होता है और लिक्विड में बहुत सारे लिक्विड घुले होते हैं, ओके, when we have mixture of liquids and we want to separate it, और हम हर लिक्विड को सेपरेट करते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, बिकॉज हर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है। तो जब भी हम लिक्विड्स को बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर सेपरेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। एंड जब हमें डिफरेंट लिक्विड्स डिफरेंट फ्रैक्शंस में मिल जाते हैं, डिफरेंट पार्टीशंस में मिल जाते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। गॉट इट? डिस्ट्रक्टिव में तो मटेरियल डायरेक्ट टूटता चला जाता है, फ्रैक्शनल में क्या होता है कि हमें हर मटेरियल डिफरेंट फ्रैक्शन में मिल जाता है और हम अलग अलग फ्रैक्शन कर लेते हैं और उस मटेरियल को कलेक्ट आउट कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और बिकॉज पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस लिक्विड्स, सो वी यूज or we can separate their components by using fractional distillation. Fractional distillation is a technique which is based on boiling points. If two liquids have close boiling points, ओके, लाइक एक का अगर 70 डिग्री है तो दूसरे का 60 डिग्री है, तो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट जब बहुत पास होता है, then we use fractional distillation. Always remember that whenever boiling point difference is less than 25, okay, 25 से less than होता है boiling point का difference जब two liquids का, then we use fractional distillation. So to refine the petroleum we use fractional distillation. After fractional distillation we get our important products in different partitions, and these products have various uses in various industries. Got it? So let us study their uses in various industries. Got it? तो सबसे पहला हमारा है LPG, ओके, जब पेट्रोलियम गैस, ठीक है, जब पेट्रोलियम गैस हमारी जैसे पेट्रोलियम गैस को हम स्टोर करना चाहते हैं, पेट्रोलियम गैस को, तो उसको ना हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है।
और जब भी गैस में हाई प्रेशर लगाया जाता है तो गैस के एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं और गैस के एटम्स ज़्यादा प्रेशर लगाने से पास पास आ जाते हैं। पास पास आ जाने की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। गैस के एटम्स इतने दूर हैं इसीलिए वो गैस हैं, लिक्विड के एटम्स थोड़ा पास पास हैं वो लिक्विड है, सॉलिड के एटम्स बहुत पास पास हैं। तो जैसे हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस मीन्स प्रेशराइज करना, कंप्रेस करने से गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। तो व्हेनेवर वी वांट टू स्टोर पेट्रोलियम गैस देन वी स्टोर इट बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड नाउ दिस इज कॉल्ड, हमने पेट्रोलियम गैस को किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में। नाउ दिस इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड इट इज सिंबलाइज्ड बाय LPG। ठीक है, तो LPG जो है वो हमारी घरेलू गैस है और ये एज अ फ्यूल काम में लाई जाती है। जब भी हम पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करते हैं या हम उसे ऑब्टेन करते हैं तो सबसे पहले नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस भी उसके साथ निकलती है, तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर and LPG is used as a fuel in household purposes. Second is petrol and क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि ये आपके पेट्रोलियम का भरा हुआ है और मैं उसको बॉईल कर रही हूँ। बॉईल करने से क्या होता है, हर लिक्विड बॉईल होना शुरू हो जाता है और उस वेपर को फिर हम ठंडा कर देते हैं। हर वेपर को ठंडा करने से वो कंडेंस हो जाती है और कंडेंस के बाद अगेन वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखो यहाँ पर हर लिक्विड के अपने अपने फ्रैक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मिली, LPG, फिर हमें क्या मिला आपका ये पेट्रोल, और पेट्रोल जो होता है वो अलग फ्रैक्शन में कलेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे ये फ्रैक्शंस बन गए ऐसे करके, पहले फ्रैक्शन में क्या मिल गया, LPG, फिर दूसरे में क्या मिल गया, पेट्रोल। पेट्रोल किसके काम में आता है, पेट्रोल इज यूटिलाइज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट व्हीकल्स। जो हल्के व्हीकल्स होते हैं उनमें पेट्रोल हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन में हमें मिलता है केरोसिन ऑयल। जो केरोसिन ऑयल होता है वो हमारा स्टोव्स में काम में लाया जाता है, फ्यूल की तरह काम करता है वो जनरली, और जेट एयरक्राफ्ट्स में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि केरोसिन का मेन यूज क्या होता है, मल्टीपल चॉइस में आ जाता है, कभी कभी NTSC में भी ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द यूज ऑफ केरोसिन। तो केरोसिन ऑयल स्टोव्स में तो काम में लाया ही जाता है, प्लस जेट एयरक्राफ्ट में एज अ फ्यूल यूज्ड अप होता है। नेक्स्ट इज डीजल। डीजल जो होता है, डीजल भी एक टाइप का लिक्विड है और डीजल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन हैवी व्हीकल्स। जैसे ट्रक होते हैं, जो हैवी व्हीकल्स हैं उनमें डीजल ऑयल यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो क्या होता है कि पेट्रोलियम का जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो एक फ्रैक्शन में हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल भी मिलता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का काम होता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, और ये जनरली इट इज यूज्ड इन वेरियस इंजन्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल। नेक्स्ट इज पैराफिन वैक्स। एक पेट्रोलियम का जब पेट्रोलियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टीशन होता है जिसमें हमें पैराफिन वैक्स मिलता है, और पैराफिन जो वैक्स होता है वो आपका कैंडल्स बनाने में, ऑइंटमेंट, दवाइयाँ बनाने में, ओके, एंड पैराफिन वैक्स कैंडल्स हो गया आपका, और सर्टेन केमिकल्स को स्टोर करने के भी वो काम में लाया जाता है। प्लस जो हम इन विंटर्स वी यूज वैसलीन, इन वैसलीन मेकिंग paraffin wax is utilized. Next is bitumen. Bitumen is a very important part of the petroleum and in nowadays coal tar से रोड बनाई जाती हैं, तो nowadays coal tar is replaced by bitumen and now in place of coal tar bitumen is used for surfacing the roads. So dear students, these are the important products of petroleum and they are very very useful and they are used in various industries and they have a specific purpose. So ऐसे ही कोल में, ऐसे ही पेट्रोलियम में
both are used as a fuel and both are exhaustible fuels। और हमें इनका जो यूज़ है वो बहुत जुडिशियसली करना चाहिए, क्योंकि जो पेट्रोलियम जैसे हर जगह तो हमें पेट्रोलियम मिलता नहीं है, एक इनके जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और जो सोर्सेज के साथ साथ सोर्सेज तो लिमिटेड हैं ही, और इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। प्लस अगर हमने इनका रिफाइन भी कर दिया तो इनको जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं पेट्रोल को, वो भी बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो इस वजह से हमें कोल का और पेट्रोलियम का बहुत जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। जब हमें ज़रूरत है then only we can use these fuels, okay। और now coming to next topic, which is natural gas. Natural gas is also obtained before petroleum, and natural gas is also stored under high pressure। तो जब नेचुरल गैस को हाई प्रेशर दिया जाता है तो वो कहलाती है फिर CNG, ओके, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। गैस को हम जनरली इसी रूप में स्टोर नहीं कर सकते, इसी वजह से नेचुरल गैस को हम आपका हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं एंड कंप्रेस करके स्टोर करते हैं। कंप्रेस मतलब उस पर हाई प्रेशर लगा के एटम्स को पास पास ले आना और लिक्विड में कन्वर्ट कर देना। दिस इज कॉल्ड CNG, compressed natural gas, and this is used in as a fuel। CNG is used as a fuel, and जब हम CNG को अपने व्हीकल्स में यूज़ करते हैं तो ये क्या होते हैं, जो फ्यूल्स होते हैं ना, ये जलते हैं और जलने के बाद ये हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और वो हीट एनर्जी हमारे व्हीकल को आगे चलाती है। तो जब ये जलता है CNG, तो इससे कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती हैं, सो इट इज़ कॉल्ड क्लीनर फ्यूल। और उसके साथ साथ ये ना गैशियस फ्यूल भी है और लिक्विफाइड भी फ्यूल है, दोनों ही टाइप का ये फ्यूल है, और इसमें इसलिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होती है, ठीक है, ओके। क्या होता है इसमें, एक जो ये पेट्रोकेमिकल्स होते हैं ना, नेचुरल गैस से हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है, बिकॉज नेचुरल गैस में हाइड्रोजन गैस भी प्रेजेंट होती है, और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो हमारे फर्टिलाइजर्स को बनाने में काम में लाई जाती है, गॉट इट। सो पेट्रोकेमिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल गैस भी हमें उसी से मिल रही है, और उसका मेन यूज़ क्या है, फर्टिलाइज़र बनाने में, फ्यूल एज अ फ्यूल भी बहुत ज़्यादा उसका यूज़ है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि हम उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं अपने फ्यूल्स को, कोल या पेट्रोलियम को। तो जो लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं, ओके, तो हम पर्टिकुलर व्हीकल को ही यूज़ करें, या जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन बैठ सकते हैं तो उनको कैरी करके हम पूलिंग सिस्टम यूज़ करें, ताकि पर्टिकुलरली हर जो ह्यूमन बीइंग है वो अपना अलग अलग व्हीकल यूज़ ना करे। दूसरा, अगर ट्रैफिक लाइट है, आपकी ट्रैफिक हो रहा है और ट्रैफिक लाइट है, रेड लाइट है, तो उस टाइम हमें अपने इंजन को बंद कर लेना चाहिए, स्विच ऑफ कर लेना चाहिए, ताकि हमारा जो फ्यूल है वो आपका बर्न ना हो। दूसरा, अगर हम अपने व्हीकल्स की स्पीड मॉडरेट रखें, ना ज़्यादा तेज़ चलाएं ना ज़्यादा धीमे चलाएं, तो हमारा जो फ्यूल है वो बचता है थोड़ा सा, तो हम उसको बचा सकते हैं, गॉट इट, क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन ना ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा होता है, इस वजह से हमें स्पीड उसकी मॉडरेट रखनी चाहिए। दूसरी बात है कि हमें अपने व्हीकल्स की मेंटेनेंस, सर्विस टाइमली करानी चाहिए। अगर उसका कोई पार्ट ख़राब हो रहा है तो अगर मेंटेनेंस हो जाएगी तो पार्ट अच्छे से ठीक हो जाएगा, और हमारा जो फ्यूल है वो वेस्ट नहीं होगा, फालतू में वो ज़्यादा फ्यूल उसको, जैसे कोई पार्ट ख़राब है अगर व्हीकल का, तो वो ज़्यादा फ्यूल एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा फ्यूल उसको चाहिए जलाने के लिए, तो अगर वो ठीक हो जाएगा तो कम फ्यूल में ही ज़्यादा वो जलेगा, कम फ्यूल, और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड हमें करेगा। So these all were the precautions we can take for conserving our these fossil fuels. Dear students, these coal and petroleum both are called fossil fuels because they are obtained from the fossils, the dead remains of living organisms. These are called fossil fuels, and fossil fuels are generally exhaustible resources, and for preserving them we have to use such precautions
so that we can conserve, and we should use these fuels judiciously. Whenever we require, then we should use, and we should not waste these fuels. Okay. And बिकॉज अगर हम इनको लगातार यूज अब करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे इनके रिसोर्सेज. एंड उसके अलावा हमें अपने जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ देखना चाहिए, जो कि इनएग्जॉस्टेबल हैं, जो ख़त्म नहीं होते. फॉर एग्जांपल सनलाइट, एयर, विंड. तो उनसे हमें कोशिश करनी चाहिए अब, मतलब नया सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए ताकि हम उनसे फ्यूल बना सकें, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें. और इस रेंज में जो हाइड्रोजन गैस है वो सबसे ज़्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी वो प्रोड्यूस करती है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिवाइज दिस चैप्टर एंड रीड लाइन बाय लाइन फ्रॉम योर NCERT बुक. गॉट इट? एंड read this chapter, and this is very important because this also come in NTSE. Got it? 8th class, coal and petroleum, combustion and flame, and metals and non-metals. These chapters always come in NTSE exam. So please prepare for this, okay, and revise this chapter. Okay, thank you.